हाउ आर यू? आप लोग अच्छे से हैं? चलिए ठीक है, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर आपस में डिस्कस करते हैं। तो नया वीडियो हमारा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप समझ गए होंगे, इट इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है, और जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो हम इस पर काफ़ी कुछ बेसिकली टू लॉन्ग डिस्कशन करते हैं। बेसिक डिस्कशन के लिए फर्स्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट किया। हाइड्रोकार्बन्स इन अकॉर्डिंग टू देयर नेम हाइड्रोजन और कार्बन स्ट्रक्चर्स होता है। हाइड्रोजन और कार्बन स्ट्रक्चर्स होने का मतलब कि जैसे अभी आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, 2,6 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट इसकी फुलफिल नहीं होती है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन को ही दे, और अदरवाइज 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्या वर्कआउट करे, तो इसके पास एक ही विकल्प हो जाता है, शेयरिंग। तो शेयरिंग एंड केयरिंग इन अकॉर्डिंग टू ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या फिर अदर कोई कंडीशन से राइज में भी पॉसिबल हो तो करते हैं। तो यहाँ की कंडीशन से होती है, कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है, अदरवाइज कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। और यहीं से हमारी जो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो आप पहले ये जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स मेनली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयुक्त होते हैं, कंटेनिंग माने मिलते हैं। तो दैट इज CH4। CH4 इज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नोन एज मेथेन, जिसे हम मेथेन के रूप में जानते हैं। और ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, इसी के कारण इसको हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह देते हैं। तो CH4 मेथेन, C2H6 एथेन डैश डैश ETC, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स बनते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के रेस्पेक्ट में होते हैं। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर जनरल एंड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम सामान्य तौर पर जनरल और पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कि इनकी स्टार्टिंग ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहीं से शुरू होती है, इसी के कारण इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। इट इज डिराइव्ड इन 2 फॉर्म्स। इनको 2 अवस्थाओं में प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सेचुरेटेड और दूसरा है अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड का मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संतृप्त। संतृप्त कौन होता है भाई? जो खा पी करके मोटा हुआ हो, एकदम स्वस्थ हो, उसे हम सेचुरेटेड बोलते हैं। मतलब कि उसकी नो नीड ऑफ रिएक्शंस होती है, कोई रिएक्शन में इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर में भी कोई आ गया आगंतुक तो रिएक्शन कर लेगा। तो कहने का मतलब बिना भूख के काम करता है, तो ये सेचुरेटेड होता है। और दूसरी कंडीशन होती है अनसेचुरेटेड की। तो अनसेचुरेटेड मतलब कि ऑलरेडी ये भूखा प्यासा होता है, किसी को इंतजार करता रहता है, भाई आ जाओ हम रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो यही इसका सबसे आसान तरीका है लर्न करने का। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त अवस्था में, और अनसेचुरेटेड माने असंतृप्त अवस्था में। ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब ये दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब इसके बाद फिर हम अगला फीचर्स देखते हैं। द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि सामान्य तौर पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ जाए, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाए, या कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। इट्स अनदर नेम्स एज एल्केन्स। इसी के नाते इनको कहा गया कि भाई आपका नाम एल्केन्स कर दिया जा रहा है। और एल्केन्स का मतलब हम समझ जाएंगे कि आप कोई बहुत नीडी आदमी नहीं हो, और जब जरूरत होगी तो आप रिएक्शन कर भी सकते हो, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से कभी रिएक्शन नहीं करते हो। तो एज एल्केन्स, एंड दूसरा नाम क्या है इनका? पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन में, एकेडमिक क्लास के पेपर्स में हर समय पूछ लिया जाता है कि द अदर नेम्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एल्केन्स हो सकता है या पैराफिन्स हो सकता है। जनरल फार्मूला मतलब इनको कैसे हम होमोजेनियस फॉर्म में नोट करते हैं, कैसे अनदर मेंबर्स इस सीरीज के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको मेथेन और एथेन के विषय में बताया, तो मेथेन एथेन पर ही तो समाप्त नहीं होता, हमने डैश डैश करके ETC किया है। इसका मतलब और भी मेंबर्स इसके पॉसिबल हैं,
तो उन मेंबर्स को कैसे हम पता करें, तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 में n इज लाइक एज ए आइडेंटिकल नंबर। आइडेंटिकल नंबर कह सकते हैं कि n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, इंटीजर पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक डिफाइन किया गया है क्लास 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में। आगे की भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि अभी आप पिछले वीडियोज में देखे कि कार्बन की बहुत सारी चीजें सुलभ हैं, जिसमें फुलरेंस पर C60 के तौर पर हमने खोज किया, और आगे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया C370 तक का हम बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं लेटेस्ट टाइप ऑफ डिजीजेज और उनकी रिलेटेड मेडिसिन बनाने के लिए हम तैयार हो गए। कहने का मतलब आज हम इतना चैलेंज देने के लिए तैयार हो गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मेनली हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक फिजिकल तो उसकी सपोर्टिव हो गई। पहले क्या होता था कि केमिस्ट्री पढ़ना है तो थोड़ा फिजिकल के माध्यम से पढ़ते थे, कुछ इनऑर्गेनिक जान जाते थे, ऑर्गेनिक के विषय में हम कुछ नहीं जानते थे। और आज क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा, कि अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना ही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं जानते हैं तो उसी तरह से है जैसे शरीर आपका पूरा भरपूर स्वस्थ है लेकिन हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो हार्ट जब काम नहीं करता है तो क्या कहते हैं, भाई इनको हार्ट अटैक हो गया, यानी इनका काम तमाम हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपको केमिस्ट्री जाननी है, अच्छी केमिस्ट्री जाननी है, इन द फ्यूचर एक केमिस्ट के रूप में काम करना है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होती है। मींस कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही चमत्कारिक रूप में काम करता है, और ऐसी कंडीशंस में आने वाले टाइम का केमिस्ट्री मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। इनऑर्गेनिक भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका अप्रोचेज बहुत कम होता जा रहा है। उस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन में भी अपेक्षा देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपेक्षा इनऑर्गेनिक की वैल्यू कम होती जा रही है। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर बात करते हैं एल्केन्स एंड पैराफिन्स की। जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको CH4 मिल जाएगा। चाहे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, Cn = 1 तो C हो गया, और H के लिए 2 1 या 2 + 2 4, तो CH4 आपको पहला मेंबर्स मिल गया। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो C2H6 मिल जाएगा। C3 की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 3, तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नैन और डेकेन, इस तरह से 10 तक के एलिमेंट्स खोज दिए गए, और वो आपके 10th लेवल स्टैंडर्ड में बच्चों को रटा दिया जाता है। कम से कम फार्मूले के माध्यम से आप लोग जान जाइए, और उसके नाम जानेंगे तो आगे 10+2 या फिर डिग्री सेक्शन में आप अच्छा अप्रोच करेंगे। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इन द फ्यूचर यू आर ए गुड कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिल करके देश का सहयोग करेंगे, देश के अच्छे नागरिक बन करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बात समझे, दिमाग में आपकी फीडिंग हो, खाया पिया मस्त स्वस्थ है, कहने का मतलब कि ये रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता। लेकिन जो दूसरा है वो भुक्खड़ है, उसको याद रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि ये अनसैचुरेटेड है, माने असंतृप्त है। ये भुक्खड़ होता है, हर समय खाने या रिएक्शन करने के विचार में लगा रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को सामान्य शब्दों में थोड़ा हम लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन फायदा इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, फिर भूलती नहीं है। तो सामान्य तौर पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब असंतृप्त, भूखा हुआ हाइड्रोकार्बन, आर लिंक्ड बाय डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, मतलब कि ये डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तक भी रिएक्शन करने के लिए तैयार होता है। इतना हाईली रिएक्टेड होता है कि इसी ने हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। तो ऐसी कंडीशंस में अनसैचुरेटेड, नाम तो भुक्खड़ जरूर इसका है, लेकिन ये भुक्खड़ होने के साथ साथ काम बहुत अच्छा करता है। और आगे के जो नए अप्रोचेज आ रहे हैं, वो चाहे मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में, बायोकेमिस्ट्री के रूप में, जो आज नई चिकित्सा प्रणाली के रूप में पेश आ रही है, उसका मेन अप्रोच आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। इट्स अनदर नेम्स एज एल्कीन्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्कीन्स एंड ऑलिफिन्स। चाहे हम इसको एल्कीन्स कहें
या ओलिफिन्स के नाम से जाने। पहले वाले को एल्केन्स और पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, लेकिन दूसरे वाले का नाम क्या है जो अनसेचुरेटेड है, एल्कीन्स एंड ओलिफिन्स। एंड तीसरा इसका एक और कैटेगरीज है जो ट्रिपल बॉन्डिंग में काम आता है, उसे हम एल्काइंस बोलते हैं। तो सामान्य तौर पर हम इनको रटने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा जो अदर नेम्स हैं वो पैराफिन और ओलिफिन के नाम से हैं। बस इतना ही आप ध्यान में रखिए, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो पैराफिन मीन्स सिंगल बॉन्ड और ओलिफिन्स मीन्स क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइंस आ जाता है। तो ये तरीके होते हैं कि कैसे हम इसको लर्न कर सकें या इन द फ्यूचर हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम में कैसे यूज कर सकें। जनरल फार्मूला ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन्स का जनरल फार्मूला, जैसे इससे पहले पैराफिन्स का आपने जाना, तो ओलिफिन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। तरीका वही है, n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए और इनके मेंबर्स प्राप्त हो जाएंगे। मान लीजिए Cn में n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा। जबकि CH2 कोई मेंबर्स ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कहां से होती है, CH4 से होती है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 नॉट सेटिस्फाइड होती है। तो नॉट सेटिस्फाइड होने की कंडीशन में n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि एल्कीन्स की ये बाध्यता है। तो अगर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, C2H4, जिसे हम एथाइन कह देते हैं, एथीन कह देते हैं, या उसको सामान्य तौर पर C2H4 के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो एल्काइंस है ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। CnH2n-2 में यहाँ पर भी कंडीशंस हमारी क्या होगी, n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगी। या हम ये सीधे शब्दों में जान लें कि अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं तो n की वैल्यू 1 रख लेंगे, काम चल जाएगा। हमारा फादर एलिमेंट CH4 ही स्टार्ट करता है, वो मिल जाएगा। लेकिन जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं या एल्काइंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें n की वैल्यू मिनिमम 2 स्टार्ट करनी होगी, तभी हमारा फर्स्ट मेंबर क्या मिलेगा, C2H4 या फिर C2H2 के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनके जनरल फार्मूलों को लर्न करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना जरूरी है। CnH2n किसका है, एल्कीन्स का है। एल्काइंस के लिए CnH2n-2। यहाँ n की वैल्यू सदैव ध्यान रखिए n = 2 से ही सेटिस्फाइड होगा। n = 1 रखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है, तो भाई डिफरेंस तो आप पहला ही जान गए कि सैचुरेटेड मतलब खाए पिए स्वस्थ है, मस्त है, और अनसैचुरेटेड मतलब भुक्खड़ है। उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं और वो बार बार रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टेड होते हैं, कि वो हर समय कोशिश करते हैं भाई आ जाओ, हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो सेम कंडीशंस में कुछ और भी फीचर्स हैं, उनको भी जानते रहना जरूरी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है सिंगल बॉन्ड, इनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, मतलब कि ये एल्केन को सपोर्ट करते हैं, इसी के कारण इसको C बॉन्ड C एटम्स बोलते हैं। बट अनसैचुरेटेड है डबल एंड ट्रिपल C बॉन्ड्स, मतलब C बॉन्ड C कहिए या C बॉन्ड C के रूप में स्ट्रक्चर्स इनका होता है। सेम कंडीशंस में यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंगल बॉन्ड पर भी सेटिस्फाइड होने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं होते, क्योंकि कार्बन एक चमत्कारिक यौगिक है। अभी आपने एलोट्रॉप्स के विषय में देखा, फिर आगे और भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। फिर आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी हैं। और 10+2 स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते हैं तो और नई नई चीजें आपको बताई जाती है। तो अभी तो आपको कुछ बेसिक फीचर्स को ही रट करके काम चलना है। तो यहाँ पर जो C बॉन्ड C स्ट्रक्चर्स दिखा दे रहे हैं, कुछ सिंपल वाले जो होते हैं वो C बॉन्ड C से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन 100% उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं होने देती। तो सामान्य तौर पर हम इनको यहाँ पर दिखा तो जरूर देते हैं C बॉन्ड C, लेकिन फिर उनकी कंडीशंस में अराइज करते हैं और देखते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई भी केमिस्ट्री का
जो भी प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स का दो वेरिफिकेशन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों में वो 100% प्योरिटी की तरफ इशारा करता है तो हम उसको सेटिस्फाइड मान लेते हैं। नहीं, अगर उसमें कोई मिसिंग होती है तो अनसेटिस्फाइड मान लेते हैं। तो ये अनसेचुरेटेड है ही है, इसके कारण ये अपना विशिष्ट नेचर दिखाता है। होता तो ये है डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग पर सेटिस्फाइड होता है, लेकिन अब बात ये रहती है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला तो है ही है। कभी ये डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स में सेटिस्फाइड होगा और नहीं अगर इसमें हो रहा है तो लास्ट स्टेप ट्रिपल बॉन्ड में तो जाना है। तो कहने का मतलब कि इसका एक मतलब आपको परेशान करने वाला स्ट्रक्चर्स भी मिल सकता है, तो इससे जरूर सावधान रखिएगा। अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड वाला तो सीधा साधा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे फिर बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको शॉर्ट में SH हमने कर दिया, S फॉर सेचुरेटेड और H फॉर हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अकर्स सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अकर्स मतलब कि इनकी स्रोत होते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये संतोषजनक स्थिति में होते हैं। बट UH का मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो UH अकर्स एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो एक जो अनसेचुरेटेड होता है वो एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करेगा, और जो सेचुरेटेड होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा? सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में आप जानते ही हैं प्रतिस्थापन होता है। लेफ्ट हैंड साइड से प्रतिस्थापित होकर के जो राइट हैंड का प्रोडक्ट लिखेंगे तो जिस एलिमेंट के साथ पहले उसका एडजॉइनिंग था वो किसी और से जुड़ जाएगा। यही तो होता है इसमें। सामान्य तौर पर सेटिस्फैक्शन देने के लिए ये सब्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को एडॉप्ट किया गया। तो हमने कहा बिना एग्जाम्पल दिए बच्चे यहाँ संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, इस नाते हमने इसका एग्जाम्पल्स भी दे दिया। पहला एग्जाम्पल्स जो सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन का है वो CH4 प्लस Cl2। CH4 मतलब कि मेथेन किससे रिएक्शन कर रहा है? Cl2 से रिएक्शन कर रहा है। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। तो क्या बनाते हैं ये? CH3Cl प्लस HCl। और ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। क्योंकि आपने देखा एक हाइड्रोजन यहाँ से Cl के साथ मिलकर के HCl बना लिया और यहाँ से ये CH3Cl बना लिया। CH3Cl का मतलब मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड ये बन गया और इधर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। तो सामान्य तौर पर ये सब्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहा है, सब्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के कारण रिएक्शन कर रहा है। तो ये सबसे बेटर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हुआ। सेम कंडीशंस में अगला एग्जांपल हमारा क्या है? एडिशन का है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन में आप देख रहे हैं R बॉन्ड C और फिर R बॉन्ड C, मतलब C के साथ दो R बॉन्डिंग जुड़ी हुई है। तो दो R बॉन्डिंग, R फॉर क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल का मतलब मूलक। अब ये अवस्था जो CH4 आप देख रहे हैं, इससे अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? CH3 बन जाता है। और ये एल्केन पहले अवस्था में जो था CH4 एल्केन था, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने पर ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने पर इसका नाम मेथेन के बजाय क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। तो उसी रिएक्शंस को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ R बॉन्ड C, फिर R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड R। कहने का मतलब कि यहाँ कार्बन जो है डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी के कारण ये एल्कीन्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हाईली रिएक्टिव होता है। यही इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो ये तो अभी हमने स्ट्रक्चर दिया। अगर सपोज कीजिए कि उस रेडिकल्स में हम मूलक की अवस्था में CH3 को ले लें तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा इसका? CH3 बॉन्ड C, फिर CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 CH3, दो बार जुड़ेंगे और ये कार्बन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कब? निकिल एज ए कैटलिस्ट। निकिल यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम करने का मतलब कि यार इसको प्रेरित कर रहा है रिएक्शन करने के लिए क्या और तेजी से, जिससे रिएक्शन करें। कब? हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देते हैं तो इससे राइट हैंड क्या मिलता है? आई एम सॉरी, रिएक्टेंट्स का मतलब कि आप जो उसकी पहली पोजीशन थी, रिएक्शन करने की कंडीशन थी, और प्रोडक्ट का मतलब राइट हैंड साइड।
कि प्रोडक्ट में क्या हमें प्राप्त होता है। अभी हमने यहाँ पर क्या दिया, R2C डबल बॉन्ड Cr2, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है पढ़ने के लिए। अब ये निकिल एज ए कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इनकी उपस्थिति में क्या बनता है, यहाँ पर सामान्य तौर पर RCH2 बॉन्ड CH2R, कहने का मतलब कि RCH2 बॉन्ड CH2R ये एडिशन रिएक्शंस के रूप में यहाँ हमारे सामने आ रहा है। और वेजिटेशन ऑयल, वेजिटेशन ऑयल आप देखते हैं मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, पाम ऑयल यूज करते हैं। फिर इस समय आज की डेट में सबसे अहम चीज ये चल गया है क्या, कि जो सोया ऑयल होता है सामान्य तौर पर रिफाइंड के नाम से जानते हैं। ये रिफाइंड कैसे बनता है, क्या इसके विषय में आप जानने की कोशिश किए? तो रिफाइंड ऑयल जो सामान्य तौर पर क्या होता है, इसको 60 परिस्थितियों में क्या करते हैं, रिएक्ट करने के लिए हम इसको कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैटलिस्ट यूज करने का मतलब कि यह पहली अवस्था डालडा के रूप में होता है। और डालडा को जब हम हाईली मेल्ट कर देते हैं हाईली टेम्परेचर पर, तो ये क्या होता है, रिफाइंड के रूप में आ जाता है। यही रिफाइंड अगर दुकानों पर लंबे टाइम तक पड़ा रहता है या घरों में ही रख दीजिए, मान लीजिए 2, 4, 5 महीने 6 महीने पड़ा रह गया, तो विंटर सीजन में अक्सर देखने में क्या होता है कि ये जो रिफाइंड ऑयल है वो जम करके सॉलिड अवस्था में भी आ जाता है। बात समझ में आए? तो कहने का मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि सामान्य तौर पर मेल्ट करने वाली अवस्था जो होती है हाईली टेम्परेचर होता है, और इसके कारण ये एडिशनल रिएक्शंस को फॉलो करते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, और जबकि यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि आपको ये कभी भूले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का मतलब कि सदैव ये क्या होता है, नीली लौ के साथ जलता है। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है, धुएंदार ज्वाला के साथ ये जलता है। धुएंदार फ्लेम इससे निकलती है जिसके माध्यम से आगे चल करके एरोमेटिक और अदर कंडीशंस को हम इसमें डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं, मेनली जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एरोमेटिक और अदर जो उसका पार्ट्स होता है, जिसमें एक सूटी फ्लेम होती है और एक ब्लू फ्लेम होती है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसकी परिस्थितियां होती हैं, इनके अकॉर्डिंग हम सामान्य तौर पर ये व्यवस्था देखते हैं। लास्ट फीचर इसका है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक्स लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह कम क्रियाशील होता है, एंड अदर इज हाईली रिएक्टिव। और जो दूसरा होता है मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो बड़ी तेजी से क्रिया करता है। तो अभी आप इसके फीचर्स भी देख लिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब संतुष्ट अवस्था में हो, संतृप्त हो, ये एल्केन होता है, या इसका दूसरा नाम पैराफिन्स होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये सामान्य तौर पर अनसैचुरेटेड इसका नाम ही है, तो असंतृप्त अवस्था में होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इस नाते ये एल्कीन्स के नाम से भी जाना जाता है, और एल्कीन्स का दूसरा नाम ऑलिफिन्स है। तो एल्कीन्स और एल्काइंस दो अवस्थाएं इसकी होती हैं, और ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिन प्रतिदिन नए रिसर्च के लिए हर समय तैयार रहती है, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो या अन्य चीजों में, जैसे इंडस्ट्री क्षेत्र में देखा जाए तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सराउंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स मोर देन रिक्वायर्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज। तो ऐसी कंडीशंस में आपने देखा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसका था। और अगला हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ मीथेन। अभी तक तो आपको हमने थ्योरी बताया, अब कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे हम वर्कआउट करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एथीन और इसी तरह से एथाइन, फिर इसके बाद है साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन ईटीसी। इतने एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बारीक दृष्टि से देखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स है और स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से समझना ये सबसे बड़ी जरूरत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। सपोज कीजिए कि हम आपको यहाँ से कोशिश कर रहे हैं पूरी बात बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर मे भी कोई चीज ध्यान से आपकी नहीं आती है
तो आप उसको दोबारा फिर से एक बार बुक से रिवाइज कर लेंगे, जिससे आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंफर्म हो जाए। ऐसे पहले स्ट्रक्चर्स हम CH4 को लेते हैं। CH4 हमारा क्या है? मीथेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? बेसिक नेचर जो होता है, आप कोई भी एलिमेंट्स देखते हैं तो उसके फार्मूले पर कंसंट्रेट होते हैं। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते ही हैं कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फुलफिल होता है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। और दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आइए रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन अब समस्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे कौन? तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाली बात यहाँ पर आती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से अगर लेते हैं तो एक हाइड्रोजन से काम नहीं चलता, इनका 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए इनको। तो ये चारों दिशाओं में हाइड्रोजन इनसे जुड़ जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। यही इनके फादर एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो C के चारों तरफ हमने हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसी तरह से दूसरा है C2H6। C2H6 क्या है? एथेन के नाम से जानते हैं। इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो आप क्या कीजिए, कार्बन को कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जोड़िए और शेष 3 दिशाओं में, एक दिशा तो कार्बन ले लिया चौथी वाली, तो शेष 3 दिशाओं में हाइड्रोजन पहली जैसा रिवर्ट कर दीजिए, पहली जैसी स्थिति में रिपीट कर दीजिए। रिवर्ट थोड़ा बेटर वर्ड नहीं रहेगा, रिवर्ट मीन्स उल्टा हो जाता है, तो रिपीट कर दीजिए, माने दोहरा दीजिए। तो दोहरा देंगे तो यहां से कार्बन से हाइड्रोजन 3 दिशाओं में जुड़ गया और चौथी दिशा कार्बन ने ले लिया। फिर दूसरा कार्बन जो हमारे पास आया उसको भी 3 दिशाओं में हाइड्रोजन से आच्छादित कर दीजिए। तो कहने का मतलब 3 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए। जो इससे एल्केन स्ट्रक्चर बना उसका नाम हमने क्या दे रख दिया? एथेन, जिसका फार्मूला क्या है? C2H6। और जनरल फार्मूला अभी इससे पहले आप पढ़े ही हैं। क्या है जनरल फार्मूला एल्केन का? CnH2n+2। यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाता है। इसी ग्रुप का एक प्रोपेन भी है, जिसको हमने एग्जाम्पल में लिया है स्ट्रक्चर के लिए, C3H8। C3H8 को प्रोपेन बोलते हैं, यहाँ इसका नाम है। अगर आपको जरूरत समझते हैं तो यहाँ भी रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ C3H8 का मतलब क्या हो गया? प्रोपेन, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा सदस्य जो बेसिकली जुड़ा है। तो यहाँ से C बॉन्ड C। अब यहाँ पर तो हमने पहले वाले को रिपीट किया कि भाई वहां 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, तो चारों दिशाओं में चारों हाइड्रोजन को जोड़ दिया। यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में आए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा और जो रेस्ट ऑफ 3 डायरेक्शंस थे वहां हाइड्रोजन को जोड़ दिया। यहाँ पर बात 3 कार्बन की आती है, तो C बॉन्ड C। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट कार्बन की 3 दिशाएं खाली हैं, तो वहां 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिए। और जो बीच वाला कार्बन था ये लेफ्ट से भी कार्बन से जुड़ा है और राइट से भी कार्बन से जुड़ा है, तो 2 दिशाएं इसकी ऑलरेडी इंगेज हो गई। तो शेष 2 ही दिशा तो बच रही है, और जो अप एंड डाउन में जो 2 दिशा बच रही है वहां हाइड्रोजन से जोड़ दिए। और जब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन करते हैं काउंट, तो 3 + 3 6 और 6 2 8, तो 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन हो गए। और इसका नाम हमने प्रोपेन रख दिया, या इसी को हम एल्केन या पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसका ऑलरेडी नाम पहले से ही है ग्रुप डिवीजन के अकॉर्डिंग। अब फिर हम आते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हमने लिया C2H4। C2H4 को क्या कहते हैं? एथीन, ETHENE, एथीन। और एथीन को सामान्य तौर पर जनरल फार्मूला उसका क्या लेना पड़ेगा? एल्कीन का, CnH2n। तो CnH2n में n की वैल्यू 2 रख दीजिए तो C2H4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा? हमें सामान्य तौर पर कार्बन को कार्बन से जोड़ना होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, तो सामान्य तौर पर C2H4 तो मिल जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बैलेंस नहीं कर रही हैं जो एल्कीन्स का नेचर होना चाहिए। डबल बॉन्डिंग हम वहां कहते हैं। अभी आपको पढ़ाते समय हमने कहा ये तो डबल बॉन्डिंग वाले एलिमेंट हैं, तो हम यहाँ सिंगल बॉन्ड से करेंगे तो आप कहोगे सर ये तो 2 बात कर रहे हैं आप। तो दोहरी बात इस नाते ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज
वो किस पर सेटिस्फाइड करती है? डबल बॉन्डिंग पर, क्योंकि आप पहले से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, उसमें लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए भाई उनको 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन को सेटिस्फाइड कर दिए और एक कार्बन कार्बन से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 प्लेस ले रहे हैं, एक कार्बन को हम मान लेते हैं तीसरा प्लेस ले रहा है, तो ये चौथा प्लेस कहाँ गया? तो जाहिर सी बात है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं करेगी, इसके कारण ये स्ट्रक्चर इसका बेटर नहीं माना जाएगा। तो हमने R करके दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिया? C डबल बॉन्ड C, और इसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ दिए। कहने का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन से शेयर करेगा और शेष 2 पेयर हाइड्रोजन से शेयर करेंगे, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे कि नहीं? तो इनका सेटिस्फाइड स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, और उधर S के 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। शॉर्ट में इनको पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं? H2C डबल बॉन्ड CH2, H2C डबल बॉन्ड CH2। सेम कंडीशन में अब चले आइए अगला एल्काइन के पास, तो उसका फार्मूला क्या होता है? C2H2, जिसे ग्रुप मेंबर्स के तौर पर एसिटिलीन के रूप में जानते हैं। तो C2H2 का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n -2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो C2H2 आ जाएगा, और ये एल्काइन ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने की शक्ति होती है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने का मतलब वही पुरानी थ्योरी कि भाई कार्बन के पास 4 एटम्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसी कंडीशंस में वो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न मिलने की अवस्था में वो अपने आप को डिससेटिस्फाइड रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम कहें उसको डिससेटिस्फाइड करें, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C कर देते हैं, माने कि कार्बन के 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कार्बन से जुड़ते हैं, और एक जो शेष बचता है वो हाइड्रोजन लेफ्ट से और एक राइट से, दोनों जोड़ लेते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर्स बनता है शॉर्ट में रखने के लिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH रीड कर लेते हैं। क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे पहले CH2 H2C डबल बॉन्ड CH2। तो ये थोड़ा सा रखने के लिए कुछ जनरल सेंस भी लगाना पड़ता है कि भाई हमें फार्मूला भी लर्न होना चाहिए, उसका नोटेशंस भी लर्न होना चाहिए, साथ में मालूम हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें भी कैटेगरीज हैं, एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, वो है C6H12, C6H12। तो C6H12 को सामान्य तौर पर यहाँ पर देखते हैं C बॉन्ड C एक स्ट्रक्चर्स बना दिया, जिसे आप क्या कहते हैं? हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब कि एक ऐसा चित्र, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 वर्टिसेज हों। 6 वर्टिसेज होने का मतलब 6 कॉर्नर्स हों, और प्रत्येक कॉर्नर्स पर 2-2 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। तो क्या ये सेटिस्फाइड हो जाएगा? यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर वीक स्ट्रक्चर होगा, और वह वीक स्ट्रक्चर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए केकुले ने अपना एक नया रिंग स्ट्रक्चर्स लाया, जिसे बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो यहाँ फॉर द टाइम बीइंग तो हम इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेकिन 100% सेटिस्फाइड नहीं होता। तो C6H12 सामान्य तौर पर हेक्सेन होता है, ठीक है। और हेक्सेन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम जरूर दिखा दे रहे हैं कि मतलब H2C होल ब्रैकेट 6 टाइम, होल ब्रैकेट 6 टाइम का मतलब कि H2C या CH2 को 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C6H12 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो CH2 ना कह करके H2C होल टाइम्स ऑफ 6 का दें, जनरल प्रेजेंटेशन ये कर देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स इसका कंफर्म स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। बेसिकली तो हम दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जुड़ रहा है, लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाइड 100% नहीं करते हैं। तो लास्ट में हमने क्या दे दिया? C6H6, और C6H6 किसका नाम है? बेंजीन का। ये बेंजीन स्ट्रक्चर्स है। तो केकुले महोदय एक केमिस्ट थे जिन्होंने सामान्य तौर पर बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर्स बनाया, और इसमें भी हेक्सागन उन्होंने लिया। इस हेक्सागन को आप सामान्य तौर पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी शेप में कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इनके साथ डबल बॉन्डिंग का होना जरूरी है।
और 2 क्या 3 डबल बॉन्ड इनके साथ होते हैं, जो सामान्य तौर पर C6H6 के रूप में डिनोट किया जाता है। और एवरी वर्टिसेस पर कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इस तरह से कार्बन कार्बन से सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्डिंग के माध्यम से बेंजीन स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं। तो बस यहाँ तक हमने हाइड्रोकार्बन्स और सामान्य तौर पर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के विषय में बात की। अगला वीडियो जो होगा थोड़ा सा और इसका बेसिक फीचर्स जो 10th स्टैंडर्ड में अभी हम लेके चल रहे हैं, 10+2 स्टैंडर्ड में जब इसके बाद क्लास होगी केमिस्ट्री की तो और सारी डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन अभी हमें 10th स्टैंडर्ड को मान के चलना है। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं कुछ फ्यूल्स वगैरह के विषय में है, या इसके बाद आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप पर थोड़ा हाईलाइट करना है। वहाँ हाईलाइट करने के बाद हम कार्बन को अगले मेरा ख्याल है 1 या 2 वीडियो में समाप्त कर देंगे, और तब के बाद फिर हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। फिर फिजिक्स काफी दिन हुआ नहीं स्टार्ट हुआ, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण बीच में वीडियोस तो नहीं रेगुलर आ पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 बाय 1 जो हमारी फिलिंग नहीं हो पाई है उस फिलिंग को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियोस में फिर नए थीम्स के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।